दाशिदिलेक और नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का मैक्सिकन अभिनेता और फिल्म निर्माता यूजीनियो डेर्बेस के साथ करुणा और पर्यावरण विषय पर संवाद। परम पावन दलाई लामा जी का ताइवान के पूर्व नेता ली तेंग हुई के सम्मानपूर्ण याद में संदेश। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे ने कहा कि भारत को तिब्बत पर नया और प्रभावशाली नीति बनाने की सलाह। चीन द्वारा तिब्बत में बलपूर्वक मजदूरी कराने की रिपोर्ट की विभिन्न देशों के सांसदों ने निंदा की। वरिष्ठ चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत के छिंगाई और सिचुआन क्षेत्रों में दुष्प्रचार अभियान के तहत यात्रा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के सत्र के दौरान चीन ने 11वें पेंशन लामा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। चीनी जासूसी के आरोप में भारतीय पत्रकार गिरफ्तार। अब सुनिए खबर विस्तार से। 22 सितंबर 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित अपने आवास से वीडियो लिंक के माध्यम से मैक्सिको के अभिनेता, फिल्म निर्माता एवं रोल मॉडल यूजीनियो डेर्बेस के साथ आनंद, करुणा एवं पर्यावरण के मुद्दे पर चर्चा की। यूजीनियो डेर्बेस ने परम पावन दलाई लामा जी का अभिवादन करते हुए उनके साथ संवाद करने के लिए खुशी प्रकट की। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ जो बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते हैं। मैं केवल आस्था पर निर्भर नहीं करता हूँ बल्कि प्रयोग और जांच पर विश्वास रखता हूँ। उन्होंने कहा कि 8वीं शताब्दी में तिब्बत के नरेश ने भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के शीर्ष विद्वान को तिब्बत में आमंत्रित किया था। उस समय से ही चीन एक बौद्ध देश था। चीन के सम्राट बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं और तिब्बत में चीनी भिक्षु भी थे। फिर भी तिब्बत के नरेश ने भारत को बौद्ध शिक्षण को स्रोत के रूप में माना था। हमने तिब्बत में नालंदा परंपरा को तर्क और कारण पर अभ्यास करते हुए सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि हम सभी मनुष्य भाई और बहन हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति में सकारात्मक और नकारात्मक क्षमता है। विनाशकारी भावना हमारे मन की शांति और व्यक्तिगत संबंधों को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी ओर करुणा, हंसी और वास्तविक मुस्कान हमें खुशहाल बनाता है। इसलिए आज हमें मानवता की एकता की भावना की आवश्यकता है। हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमें एक दूसरे की जरूरत है। Regarding Tibet, I very much concerned about environment about Tibet. Tibet, usually you see people call roof of the world. So all these major rivers which cover whole Asia come from Tibet. So preserve Tibetan ecology is very, very important. Ultimate source of water in Asia, Tibet, very important. परम पावन दलाई लामा जी ने ताइवान के पूर्व नेता ली तेंग हुई के सम्मान और याद में एक संदेश दिया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि स्वर्गीय ली तेंग हुई मेरे बहुत ही निकट मित्र थे। मैं उनके द्वारा ताइवान में लोकतंत्र, आज़ादी और चीनी संस्कृति के संरक्षण की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता हूँ। उनके निकट मित्र के रूप में मैं हमेशा उन्हें याद करता हूँ और एक बौद्ध भिक्षु के नाते उन्हें प्रार्थना में स्मरण करता हूँ। उन्होंने कहा कि हम बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि संभावत
स्वर्गीय ली तेंग का ताइवान में पुनर्जन्म हो। Late Li Ranghui, my great friend, he really committed about democracy. Then me personally, when I first reached Taipei, Taiwan, you see his first way of greeting like that, and then I also you see respond like that. Since then we become very close friend. So I admire you see his commitment about democracy and freedom. गत 22 सितंबर 2020 को नई दिल्ली स्थित फाउंडेशन फॉर नॉन वायलेंट ऑल्टरनेटिव अनुसंधान संस्थान ने भारत चीन संबंध में तिब्बत नीति का पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता विषय पर ऑनलाइन पैनल चर्चा का आयोजन किया था। पैनल चर्चा के प्रमुख वक्ताओं में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर डॉक्टर माइकल वैन वाल्ट पराक और अरुणाचल के पूर्व राज्यपाल जनरल जे सिंह शामिल थे। अपने संबोधन में डॉक्टर संगे ने कहा कि यदि हम इतिहास को देखें तो श्री लाल बहादुर शास्त्री को छोड़कर भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने चीन के साथ प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग को चुना है। भारतीय नेताओं द्वारा पिछले कई दशकों से सहयोग देने के बावजूद कोई सकारात्मक नतीजा नहीं मिला है। इसलिए ये स्पष्ट है कि चीन के साथ मुकाबला ही एकमात्र रास्ता बचा है। अमेरिका, यूरोपीय देशों, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देश चीन के प्रति अपनी प्रतिस्पर्धा की नीति अपना रहे हैं। इसलिए भारत को भी अपने सहयोग की नीति बदलनी चाहिए और प्रतिस्पर्धा की नीति अपनानी चाहिए। So I think the lesson is very clear. You trust in China, you hope they will, reward you for your good behavior. It's not happening. Now Washington has also changed from cooperation to competition. European countries are also changing from cooperation to competition, and Japan and Australia and other countries. So it's time for India to choose competition over cooperation. And we have been saying, based on experience, you should verify, then only trust what the Chinese government say and do. इसी 22 सितंबर 2020 को एक रिपोर्ट के अनुसार अब चीनी सरकार ने शिनजियांग की तरह तिब्बत में जबरन मजदूरी की नियम लागू कर रही है। इस रिपोर्ट को लेखक एड्रियन जेंस और इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चीन अर्थात आईपैक ने प्रकाशित किया था। इस संबंध में आईपैक के 63 सांसदों ने एक संयुक्त बयान जारी कर चीनी शासन द्वारा तिब्बत में बलपूर्वक श्रम का नियम लागू करने की कड़ा निंदा की है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि तिब्बत के ग्रामीण क्षेत्रों की 5 लाख से अधिक मजदूरों को कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है। इस संदर्भ में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे ने विभिन्न देशों के सांसदों का तिब्बत के समर्थन तथा चीनी शासन द्वारा तिब्बत में चलाए जा रहे क्रूर दमन के खिलाफ एकजुट खड़ा होने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने अपील की कि चीनी कम्युनिस्ट शासन में तिब्बत तथा अन्य लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होकर विश्व के सभी देशों की सरकारों को चीन के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही करनी चाहिए। पिछले महीने बीजिंग में आयोजित चीन के शीर्ष नेताओं की एक उच्च स्तरीय बैठक में तिब्बतियों को पूर्ण नियंत्रण करने तथा उनके चीनीकरण की नीति को जारी रखने का संकल्प लिया गया था। इस संकल्प को अब चीनी अधिकारियों ने तिब्बत में शुरू कर दिया है। चीन के 2 वरिष्ठ अधिकारियों जिसमें चीनी पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष वैंग यांग और सेंट्रल यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट के मंत्री यू खॉन ने दुष्प्रचार अभियान के तहत तिब्बत के छिंगाई और सिठुआन में विशेष रूप से 7वें तिब्बत कार्य फोरम की बैठक को लागू करने हेतु
तिब्बत का दौरा किया था। इसके अतिरिक्त तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा 2 अन्य तिब्बती क्षेत्र यूनान और गांसू में 7वें केंद्रीय तिब्बत कार्यालय मंच को लागू करने के संबंध में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इन सभी गतिविधियों से ये स्पष्ट होता है कि चीन के लिए तिब्बत एक प्रमुख मुद्दा है। ये सैनिकी और रणनीतिक दृष्टि से उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अन्य खबर के अनुसार भारत के साथ चीन की बढ़ती तनाव के बीच चीन ने 19 सितंबर 2020 को तिब्बत के राजधानी ल्हासा में हवाई प्रतिरक्षा परीक्षण का प्रबंध किया है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य आम जनता में राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा तथा हवाई प्रतिरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने की है। हालांकि इस परीक्षण का विशेष रूप से मौजूदा समय में भारत और चीन के बीच तिब्बत सीमा पर बढ़ती तनाव के चलते भारत को संदेश भेजना है। स्विट्जरलैंड स्थित जेनीवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में चीन ने तिब्बत के 11वें पेंशन लामा गेंदुन छुकी नीमा के बारे में गलत जानकारी प्रस्तुत की है। ज्ञातव्य है कि चीनी शासन ने तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु 11वें पेंशन लामा तथा उनके परिजनों को 17 मई 1995 में साजिश पूर्वक गायब किया था। इस वर्ष उनका साजिश पूर्वक गायब किए जाने की 25वीं वर्षगांठ है। ये मामला अभी भी संयुक्त राष्ट्र के एनफोर्स डिसअपियरेंस के कार्य समूह के समक्ष विचाराधीन है। सत्र के दौरान कई गैरकारी संगठन जिसमें हेलेंस्की प्रतिष्ठान और मानवाधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवा ने चीनी शासन में गायब होने वाले कई मामले को उठाया गया है। इसमें 11वें पेंशन लामा का मामला भी शामिल है। नई दिल्ली के एक स्वतंत्र पत्रकार श्री राजीव शर्मा को दिल्ली पुलिस ने चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। राजीव शर्मा वही पत्रकार है जिन्होंने सन 2018 में परम पावन दलाई लामा जी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व के बारे में भारतीय अखबार में गलत अफवाह तथा भ्रामक लेख प्रकाशित किया था। राजीव शर्मा को दिल्ली पुलिस ने भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत चीनी खुफिया एजेंसी को भारत की सीमा रणनीति, सेना तैनाती, विदेश नीति और परम पावन दलाई लामा जी से संबंधित संवेदनशील सूचना देने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट पर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा जो कि पीथमपुरा के रहने वाले हैं, इनको 14 तारीख को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और इनकी इनिशियल इंटरोगेशन में ये मालूम चला कि ये कुछ चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के टच में है और यहाँ इंडिया से कुछ सेंसिटिव डिफेंस इंफॉर्मेशन चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे उनको पास ऑन कर रहे थे। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।